इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन जो बहुत ख़ास है। देखिए 12 रूल 6 की जो एप्लीकेशन होती है सीपीसी के अंदर, सिविल सूट के अंदर, अगर आपका कोई सिविल केस चल रहा है, कोई सिविल मैटर चल रहा है अदालत में, तो उसमें एप्लीकेशन है 12 रूल 6 की। अगर आप नए एडवोकेट हैं, अभी आपने वकालत शुरू की है, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इसमें क्या होता है, ये कब लगाई जाती है। ये तब लगाई जाती है, ये होती है स्वीकृति के लिए, मतलब एडमिशन के लिए। अगर सामने वाली जो पार्टी है वो किसी बात को एडमिट कर लेती है तो केस वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है, ये वाली एप्लीकेशन लगा के। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मान के चलिए कोई ये नाम का व्यक्ति है, इसने कोई सिविल सूट लगाया, रिकवरी का सूट लगाया, इसमें सिविल सूट लगा दिया रिकवरी का अदालत में जाके। ये ए नाम का व्यक्ति है, इसने लगाया केस रिकवरी का, 5 लाख रुपए की रिकवरी है, एग्जांपल ले लेती है, चाहे 10 लाख रुपए मान लीजिए, 20 लाख मान लीजिए। तो रिकवरी का इसने सूट लगाया बी नाम के व्यक्ति के ऊपर। अब जो बी नाम का व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब अदालत उसको कोर्ट में बुलाएगी नोटिस भेजकर, तो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो WS है वो फाइल करेगा, जवाब फाइल करेगा, जो बी नाम का व्यक्ति है। अगर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो इस बात को एडमिट कर लेता है कि हाँ जी मैंने 5 लाख रुपए ए से लिए थे, अगर वो बी नाम का व्यक्ति जो है ये एडमिट कर लेता है, ये स्वीकार कर लेता है कि मैंने 5 लाख रुपए ए से लिए हैं और अभी उसको वापस नहीं किए, तो ये एडमिट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगी कि बी ने ये स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। तो उसके बाद इशू फ्रेम करने का कोई मकसद रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि उस केस के अंदर कोई इशू रह ही नहीं जाएगा, कोई झगड़े का कारण रह ही नहीं जाएगा। तो अदालत क्या कर सकती है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर भी उस केस को ख़त्म कर सकती है, डिक्री पास कर सकती है, जजमेंट दे सकती है। या फिर अगर आप ए के वकील हैं, अगर आप ए के एडवोकेट हैं, मतलब प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, तो आप भी अदालत के अंदर 12 रूल 6 की जो एप्लीकेशन है ये मूव कर सकते हैं। ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन क्या क्यों लगाई जाती है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो ये एडमिट कर रही है, जो आपने एलिगेशन लगाए हैं उसको एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। उसकी एडमिशन के ऊपर ही आप कोर्ट को ये आग्रह कर सकते हैं 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगा के कि इसमें हमें जो है जजमेंट दे दी जाए, डिक्री पास कर दी जाए, क्योंकि सामने वाली पार्टी इसको एडमिट कर रही है, जो हमने एलिगेशन लगाए हैं उसको डिनाई नहीं किया उन्होंने। तो ये उसके बाद इशू फ्रेम करने की या फिर एविडेंस करवाने की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती है और आपको जजमेंट मिल जाएगी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी जो 12 रूल 6 की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए यहाँ पर, तो अलाउ हो सकती है। और ख़ास बात इसमें यह है कि 12 रूल 6 की जो एप्लीकेशन है वो सिविल सूट के किसी भी स्टेज पर लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन है या कोई पर्टिकुलर स्टेज है। अगर एविडेंस के दौरान भी जो डिफेंडेंट है वो किसी बात को एडमिट कर लेता है, डिनाई नहीं करता है, तो भी आप 12 रूल 6 की जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं। अब इसमें ख़ास बात यह है कि अगर कहीं पर जो डिफेंडेंट है वो अपने, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप, पहले तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप प्लेंटिफ के वकील हैं, लेकिन अब अगर आप बी नाम के व्यक्ति के, मतलब डिफेंडेंट के वकील हैं, तो ये एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं कि नहीं, तो भी लगा सकते हैं। अगर आपने WS के दौरान, मतलब अपने रिटर्न स्टेटमेंट जब आपने फ़ाइल की, अपना जवाब फाइल किया, तो अगर आपने कोई एलिगेशन प्लेंटिफ के ऊपर लगाया किसी भी तरीके का, कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, और उसको प्लेंटिफ ने अपनी रेप्लिकेशन में, अपने रीजॉइंडर में डिनाई नहीं किया और मतलब एडमिट कर लिया, तो फिर भी आप जो है उस एडमिशन के ऊपर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो 12 रूल 6 की जो एप्लीकेशन है ये सिंपल ये बताती है कि अगर सामने वाली पार्टी किसी पर्टिकुलर फैक्ट को डिनाई नहीं कर रही है, इसका मतलब यही माना जाएगा कि वो उसको एडमिट कर रही है, एडमिशन कर रही है। तो अगर वो उसके बाद कोई इशू ना हो उस केस के अंदर, तो उसको वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है। एक सिंपल तरीके से अगर भाषा का प्रयोग करें तो कट शॉर्ट में ये जजमेंट देने का तरीका है, क्योंकि उसके बाद इशू फ्रेम करने की, कोई झगड़े का कोई इशू रह नहीं जाता है, तो आगे ट्रायल चलाने की ज़रूरत होती नहीं है। इसी का एग्जांपल आप मकान मालिक और किराएदार में भी ले सकते हैं कि मान के चलिए आप जो है, अब इसी को मान लेते हैं ए और बी को। पहले तो हमने रिकवरी सूट माना था, कि ए नाम का जो व्यक्ति है ये है मकान मालिक,
जो ए नाम का व्यक्ति है ये मकान मालिक है और बी नाम का व्यक्ति जो है वो टेनेंट है, मतलब किराएदार है। अब ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि आप इतने महीनों में या इतने सालों में ये खाली कर दोगे मकान और इतना किराया दोगे। अब बी नाम का व्यक्ति जो है एग्रीमेंट के अनुसार चल नहीं रहा है और मकान खाली नहीं कर रहा है और रेंट भी नहीं दे रहा है। तो ए नाम का व्यक्ति क्या कर सकता है कि एविक्शन का सूट फाइल करेगा। बी नाम का व्यक्ति जब अपना जवाब देगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा, अगर वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये मान लेता है कि बिल्कुल ये जो मकान है मैंने ए से लिया है और ए ही इसका मालिक है, तो मतलब वो एडमिशन कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है और इतना रेंट भी मैंने नहीं पे किया, अगर इस बात को भी मान रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि 12 रूल 6 की एप्लीकेशन तभी लगा सकते हैं, चाहे आपका सिविल सूट अभी चल रहा है, पेंडिंग है, कि जो बी नाम का व्यक्ति है, जो टेनेंट है, उसने एडमिट कर लिया है कि वो किराएदार है और उसने किराया भी नहीं दिया है, तो मुझे इसका पोजेशन मिलना चाहिए। तो 12 रूल 6 की एप्लीकेशन आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब अगर आप नए वकील हैं, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि हर पर्टिकुलर फैक्ट को जो कि ए ने अपनी प्लेंट में लगाया है, अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं तो पर्टिकुलर फैक्ट को पर्टिकुलर तरीके से स्पेसिफिकली तरीके से आपको जो है उसको डिनाई करना चाहिए। अगर आप किसी बात को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करती हैं तो कोर्ट के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि आप उसको एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए बी नाम के व्यक्ति के डिफेंडेंट के वकील हैं और ए ने अपनी जो प्लेंट लगाई है उसमें कहा है कि मैंने दिसंबर में आपको 2 लाख रुपए दिए थे, उसने रिकवरी का सूट लगा दिया। और आप क्या कह रहे हैं, आप बी नाम के व्यक्ति के वकील हैं और आपने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि जी नहीं, हमने दिसंबर में तो ए नाम के व्यक्ति से कोई पैसे लिए ही नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि आपने दिसंबर में तो ए नाम के व्यक्ति से कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन हाँ आपने पैसे लिए ज़रूर हैं। हो सकता है जनवरी में लिए हों, मार्च में लिए हों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट को जो प्लेंट में दिए हुए हैं, जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसको डिनाई करना है तो स्पेसिफिकली तरीके से डिनाई करना होगा। इसको अगर डिनाई करना है आपने तो आपने ये कहना है कि मैंने ना तो दिसंबर में, ना ही किसी और महीने में, ना ही किसी और तारीख को ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पैसा ए नाम के व्यक्ति से नहीं लिया है। लेकिन अगर आप सिंपल ऐसे डिनाई करेंगे कि मैंने दिसंबर में तो कोई पैसा नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने कोई ना कोई पैसा ज़रूर लिया है, हालांकि दिसंबर में नहीं लिया, तो एडमिट कर रहे हैं आप। तो अगर आप नए वकील हैं तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें, एक एक पॉइंट को स्पेसिफिकली तरीके से डिनाई करना है। तो 12 रूल 6 की एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सामने वाली पार्टी जो है किसी बात को एडमिट करती है और वही झगड़े का मेन कारण है, वही मेन इशू है, तो उसके बाद उसको वहीं पर ख़त्म करवाया जा सकता है 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगा के। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आसानी से समझ में आ सके। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।